अगर धनबाद की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो लगातार आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जनता परेशान है और प्रशासन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार सत्यभूषण सिंह मौजूद हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले सर जानना चाहूँगी कि धनबाद, जिसे हम देश की कोयला राजधानी कहते हैं, लेकिन अभी धनबाद की मौजूदा स्थिति है कि यहाँ पर कोयला छोड़कर अपराध के चर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखो, इसके बहुत सारे वजह हैं। एक तो कोयला क्षेत्र होने के कारण यहाँ अपराध होते रहे हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में पिछले 2-3-4 महीनों की अगर बात की जाए तो आपराधिक घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं, ज़रूरत से अधिक बढ़ गई हैं। पहले क्या था कि आम लोग परेशान नहीं थे अपराध की घटनाओं से। लोग माफिया अपने में कटते थे, मरते थे, गोली मारते थे, सो करते थे, अपना धंधा व्यवसाय वो लोग करने के लिए मारकाट करते थे। अभी क्या है कि अभी आम जन प्रभावित हो गया है। वजह एक नहीं कई कारण है। घटनाएं लगातार हो रही हैं, एक नहीं दो, मतलब 10, 20, 25 घटनाएं हो गई हैं। उदाहरण के लिए अगर शुरू करोगे घटनाओं को तो यहाँ से स्टार्ट करो कि 2 ठेकेदारों की हत्या हो गई। बबलू सिंह को दौड़ा कर गोली मारा गया। दूसरा, झरिया में रंजीत सिंह की दुकान में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। किया शोरूम में कुछ दिन पहले बम विस्फोट की घटना हुई थी। लाला ठेकेदार के रिश्तेदार के घर में बमबाजी की गई थी। झरिया में जोड़ा पोखर में संदीप सिंह के घर में फायरिंग की गई थी। और इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली गई। भूली के गफ्फार कॉलोनी में कल रात ही 3 राउंड फायरिंग की गई है। वो अभी तब की घटना है जब कल ही एसएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि धमकी देने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें सिम उपलब्ध कराने वाले लोग हैं, मिडिल मैन हैं, पैसे को मैनेज करने वाले लोग हैं। उसके बावजूद धमकी देने वाले लोग कल फिर फायरिंग की है। वजह जो भी हो सकती है, लेकिन उसी आदमी को प्रिंस खान ने जो अभी 2-3 दिन पहले वीडियो जारी किया, उसमें धमकी दी है कि हमको 50 लाख रुपया मेरा बकाया है और उसके लिए हम उसको मारेंगे ही मारेंगे। तो इस तरह से घटनाएं इस तरह से बढ़ रही है, आम लोग परेशान हैं। तो पुलिस पर लोगों का भरोसा कम रहा है। पुलिस को एक्शन मोड में आना पड़ेगा। ये बात सही है कि पुलिस अभी 2 दिनों में एक्शन मोड में दिख रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस एक्शन मोड में है। लेकिन इस मोड को और तेज करना होगा। उनके लोकल लिंक को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना होगा। जो लोग शामिल हैं इसमें सारे लोगों को पकड़ना पड़ेगा, या फिर इनका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क, चाहे बाहर से जुड़े हो या कहीं से भी जुड़े हो, उस नेटवर्क तक पहुंचना पड़ेगा। तब जाकर यह चीज़ कंट्रोल में मामला आएगा, अन्यथा इसी तरह से लोग भयातुर होते रहेंगे। अभी बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि पहले आपस में जो है मारपीट होती थी, गोलीबारी होती थी, लेकिन अभी आम पब्लिक भी डरी हुई है। व्यापारियों के अंदर डर है, डॉक्टर भी भयभीत है। अभी हाल में जो डॉक्टर समीर को धमकी दी गई, जिसके बाद से सभी डॉक्टर भी परेशान है, डरे हुए हैं। हमने जब डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की तो डॉक्टर कैमरे के सामने नहीं आने जा रहे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर तो भयभीत हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अभी स्थिति क्या है कि अगर शाम को 6 बजे के बाद धनबाद में कोई आदमी बीमार पड़ जाए और वो जाना चाहे डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ये सच्चाई है, इसको तो मानना पड़ेगा सबको। डॉक्टरों को टारगेट क्यों किया गया, क्यों किया जा रहा है? ठीक है, डॉक्टरों से रंगदारी मांगी जा रही है, पैसा वसूला जा रहा है। इसके पहले भी, आज से हमको लगता है कि 10 साल पहले बिंदु सिंह का आतंक हुआ करता था धनबाद में। उनके नाम पे उनके लोग डॉक्टरों को टारगेट करते थे। धनबाद के कई प्रसिद्ध डॉक्टर उनके टारगेट में थे, उन लोगों को भी फ़ोन किया जाता था। लेकिन उस समय का पुलिस प्रशासन उस नेटवर्क को बहुत जल्दी ध्वस्त कर दिया। फिर क्या हुआ कि सारे लोग नॉर्मल हो गए और सारे लोग अपने काम धाम करने लगे। लेकिन फिर कुछ दिनों के 10 वर्षों के बाद फिर यह कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ है और डॉक्टरों को फ़ोन करके रंगदारी मांगी जा रही है। डॉक्टर समीर के मामले में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है कि कल एसएसपी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकार किया कि डॉक्टर समीर कुमार को फ़ोन जेल से जाता, तो फ़ोन जेल से जाता था। तो ये तो अब इनका ऑफिशियल बयान है। तो अब तो इस बयान के बाद तो जेल प्रशासन भी कटघरे में खड़ा है कि आखिर जेल में फ़ोन उपलब्ध कैसे कराया जाता है, सिम कैसे भेजा जा रहा है। तो क्या जेल प्रशासन पर भी कार्रवाई होगी, या फिर राज्य सरकार की जो जेलों पे जैमर लगाने की योजना थी उस योजना का क्या हुआ, या फिर वो योजना ध्वस्त हो गई, या फिर क्या हुआ उस योजना का, उसमें जितना पैसे लगे उसके लिए कौन जवाबदेह है। ये सारी बातें ऐसी है कि अब जेल प्रशासन भी कटघरे में खड़ा है
और धमकी देने वाले लोग खड़े हैं, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद फिर कल ही फायरिंग की घटना हुई है। अब देखना है कि इन सारी घटनाओं से जो लोगों में पुलिस के प्रति जो विश्वास घट रहा है उसको पुलिस कैसे अर्जित करती है, यह एक बड़ा सवाल है और यह एक पुलिस के लिए चुनौती भी है। जी, अभी ऐसी स्थिति है कि जनता काफ़ी आक्रोशित हो गए है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग मामलों को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आखिर कब तक इस तरह से धनबाद में स्थिति देखने को मिलेगी, क्या लगता है? जनता आक्रोशित इसलिए है कि नेता सड़क पे हैं, व्यवसायी सड़क पे हैं, डॉक्टर भी सड़क पे मान के चला जा सकता है, क्योंकि 9 तारीख से उनका अनाउंस्ड है कि वो लोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये पूरा समाज ही एक तरह से अगर सड़क पे है तो ये तो सोचने वाली बात होगी। अब बाबूलाल मरांडी जी यहाँ आए धनबाद में भाजपा के कार्यक्रम में, जो उनका धरना कार्यक्रम था। बाबूलाल मरांडी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुकी है, धनबाद में कोयले की चोरी नहीं, तस्करी नहीं, लूट हो रही है। उन्होंने यह भी गिनाया कि किन किन लोगों को कैसे कैसे हिस्सेदारी पहुंचाई जा रही है। तो ये स्थिति ये है कि जब इजी गोइंग मनी पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक इस पर बहुत हद तक लगाम लगाने की मतलब कोशिश बेकार हो जाएगी। इस पे एक उदाहरण हम सिर्फ गिनाएंगे तुमको कि जब मदन मोहन झा यहाँ धनबाद के डीसी थे तो पहली बार माफिया उन्मूलन अभियान चला। तो उनका ये मानना था कि देखो ऐसा है कि जब तक आर्थिक स्रोत पे चोट नहीं किया जाएगा तब तक माफिया कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो उन्होंने बालू फलाना ठिकाना जितने ठेके थे उस ठेके से इन लोगों को हटा दिए और कोऑपरेटिव बनाकर सबको काम दे दिए। तो स्थिति बहुत हद तक नियंत्रित हो गई थी। तो अभी अपराध को कंट्रोल करने के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि जितने अपराधी हैं उनके आर्थिक स्थिति को कमजोर करना पड़ेगा, उनके आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करना पड़ेगा, उनके आर्थिक स्थिति को ध्वस्त करना पड़ेगा। तब जाकर उन लोगों में थोड़ी भय दहशत का माहौल बनेगा और लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं। अभी इस प्रकार से मामले हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बम बाजी हो रही है, गोली चल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से उन मामलों में काफ़ी हद तक खुलासा हो जा रहा है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि इस तरह के हादसे ही ना हो, इस तरह के कोई क्राइम ही ना हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस प्रशासन को ऐसा मान लेना चाहिए कि अपराधी जो है वो ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वो अपराध की घटना को अंजाम दे दे, बाद में पुलिस अपनी ओर से अनुसंधान करी, तहकीकात करी और वो साक्ष्य जुटा पा रही है। लेकिन लोगों का ये मानना है, जनता का ये कहना है कि इस तरह के आपराधिक घटने हो ही ना। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा हो पाएगा? फिर पुलिस को मान लेना चाहिए कि अपराधी जो है वो ज़्यादा ताकतवर है पुलिस प्रशासन? देखो ऐसा है कि अपराध की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है, छोटी मोटी बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहेगी। लेकिन उन घटनाओं के बाद पुलिस का एक्शन क्या है, पुलिसिंग क्या हो रही है, उस पर सारे लोगों की नज़र टिकी हुई है। अगर ये बात एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर थानेदार चाहे तो उसके थाना क्षेत्र में अगर एक सुई की चोरी हो जाए तो भी उसको बरामद कर सकता है। तो फिर धनबाद जिले में इस तरह के अपराध हो रहे हैं तो अपराधी क्यों नहीं पकड़े जाएंगे? और अगर क्या है कि अगर बहुत टाइम लेने के बाद अगर किसी भी गैंग का खुलासा होता है या फिर बहुत टाइम लगता है किसी भी अपराधी को पकड़ने में, तो लोगों का धीरे धीरे विश्वास उठने लगता है। हम इसमें एक उदाहरण तुमको देंगे कि धनबाद का एक बहुत पुराना होटल था, पुराना बाजार में पॉपुलर होटल। उसके मालिक महेंद्र सिंह रात को दुकान बंद करके जा रहे थे तो उनकी हत्या कर दी जाती है। उस हत्या के बाद धनसार थाने में लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई। घटना के दूसरे दिन काफ़ी थाने में भीड़ जुट गई। एसपी उस समय थे धनबाद के दिनेश सिंह बिष्ट। उनको पता चला कि ऐसा ऐसा थाने में भीड़ जुट गई है, तो वो किसी डीएसपी को नहीं, किसी इंस्पेक्टर को नहीं, किसी को नहीं, वो जो खुद दौड़े दौड़े धनसार थाना पहुंच गए और धनसार थाना पहुंचकर लोगों से यह अपील की कि आप लोग शांति बनाए रखिए और हमको सिर्फ 24 घंटे का समय दीजिए, हम 24 घंटे में केस का खुलासा कर देंगे। और लोगों ने भरोसा किया उनकी बातों पर और उसके बाद वो सारा काम छोड़कर उद्भेदन के पीछे लग गए और ठीक 24 घंटा के बाद उस अपराधी को पकड़कर सामने ला दिए। तो खुलासा हुआ कि मंशा हत्या करने की नहीं थी बल्कि लूट के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि महेंद्र सिंह ताकतवर थे, उन्होंने विरोध किया तो उनकी गलती से उनकी हत्या हो गई। तो ये भी एक पुलिसिंग का तरीका है, लोग शांत हो गए। तो इस तरह का एक्शन पुलिस को दिखाना पड़ेगा, पुलिस को सामने आना पड़ेगा।
यानी कि ये भी है कि अगर अपराधी अपराध करते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं तो बाकी अपराधियों के अंदर भी भय का माहौल रहेगा कि अगर वो किसी घटना को अंजाम देते हैं तो पुलिस उन तक पहुंच सकती है और उन्हें सज़ा मिलेगी। अभी जो 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, क्या लगता है कि इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? ये 4 अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं, निश्चित रूप से एक गैंग जो लोगों को परेशान कर रहा था, उस गैंग की गतिविधियां तो थोड़ी शिथिल जरूर पड़ेंगी और लोगों में भी भय बनेगा। अब सवाल यहाँ है कि पुलिस को ये ट्रेस करना पड़ेगा कि ये गैंग क्या सिर्फ धनबाद में एक ही गैंग है या और कोई गैंग है। अब सवाल है कि पुलिस थोड़ा एक्शन मोड में दिख रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। 4 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। कल एसएसपी साहब ने कहा है कि अमन सिंह को दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिए हैं। आवेदन पर क्या फैसला कोर्ट से आता है उसके आधार पर पुलिस काम करेगी। तो इसका मतलब है कि पुलिस अब सीरियस हुई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अमन सिंह को यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा, क्योंकि अमन सिंह के खिलाफ तो धनबाद में दर्जनों केस हो चुके हैं अभी तक। तो अब अगर अमन सिंह को बाहर भेज दिया जाएगा तो उसका असर कुछ तो कुछ पड़ेगा। या फिर पुलिस जिस तरह से एक्शन मोड में अभी है, और कल उन्होंने कहा भी कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, सारे लोग स्वच्छंद होकर काम करें, निडर होकर काम करें, भयमुक्त होकर काम करें। उन्होंने प्रेस के सामने ही डॉक्टर समीर कुमार से बात भी की, तो समीर कुमार ने कहा कि हमको आने में 10-12 दिन 15 दिन जो भी समय लगेगा सो लग जाएगा। लेकिन डॉक्टर वर्ग तो आक्रोशित भी है और डरा हुआ भी है। तो ये डॉक्टर एक ऐसा समाज है कि उसके बिना तो समाज की कल्पना ही करना बेकार है, क्योंकि वही धरती के भगवान कहे जाते हैं। तो उनको सुरक्षा पहले मिलनी चाहिए। कारोबारी अगर कारोबार नहीं करेंगे तो फिर चलेगा नहीं, तो कारोबारियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, आम आदमी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली बात और पहली ज़रूरत क्या है कि आर्थिक अपराधी या किसी भी तरह के अपराधी हैं, उनके आर्थिक ताकत को कमज़ोर करना पड़ेगा, जिससे वो कंट्रोल में आ जाएं और लोग शांतिपूर्वक धनबाद में रहे। क्योंकि धनबाद कोयला क्षेत्र है, यहाँ अपराध तरह तरह के अपराध होते हैं। तरह तरह के अपराध के मतलब है कि बाहर के अपराधी यहाँ आते हैं, अपराध करते हैं और यहाँ शेल्टर बनाकर कुछ दिनों तक रहते हैं यहाँ पे। तो धनबाद एक सेंटर है, बाहर के लोग यहाँ ज़्यादा आते जाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए चुनौती है कि इसको कैसे नियंत्रित करें और लोगों का विश्वास कैसे अर्जित करें। इसके लिए पुलिस को चाहिए कि लोगों के साथ बैठकें करें, लोगों को भरोसा दें। दूसरी बात क्या है कि सूचना देने वालों पर ये उनको भरोसा होना चाहिए कि हम जो सूचना दे रहे हैं वो सूचना गोपनीय रहेगी। तो जब तक सूचना तंत्र मजबूत नहीं होगा, किसी भी चीज़ का सूचना तंत्र जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकती है। तो इस तंत्र पे भी पुलिस को काम करना चाहिए। आखिरी एक सवाल, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस पर लोगों को भरोसा होगा अगर पुलिस सही तरीके से काम करेगी, लेकिन कल जब एसएसपी सर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अमन सिंह को फ़ोन जेल से ही गई थी, इस मामले पर आप क्या कहें कि कहाँ चूक हो जा रही है? क्या पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं मिली हुई है या फिर उनका सपोर्ट है इस तरह के लोगों को? नहीं, एसएसपी साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब को फ़ोन धनबाद जेल से ही गया है, जिसकी जांच पड़ताल में उन लोगों को बातें सामने आई है। तो ये तो एक बहुत गंभीर विषय है ना, इसलिए गंभीर विषय है कि आखिर जेल से ये लोग फ़ोन कर कैसे दे रहे हैं, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? जेल व्यवस्था या तो कमज़ोर पड़ गई है या फिर अपराधियों के आगे जेल व्यवस्था भी बेकार साबित हो रही है। तो इस तरह से इन सब बातों को, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर जब तक नहीं सारे चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा तब तक संभव नहीं है। सिर्फ पुलिस ही पर ही आप दोष नहीं दे सकते हैं। सारे लोग, जैसे जेल में पूरी तरह से व्यवस्था हो जाए, जेल में तो हर अलग अलग वार्ड हैं कि जहाँ से अकेले लोगों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसे लोगों को जो लोग चिन्हित लोग हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं। क्योंकि कानून के पास बहुत ताकत होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कानून चाह ले तो किसी अपराधी का कुछ चल नहीं सकता है, क्योंकि पुलिस से बड़ा कोई चीज़ होता नहीं है। लेकिन पुलिस को चाहना पड़ेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, और ये होना चाहिए कि हम पुलिस हैं तो पुलिस का भय होता है। देखो, पुलिस का इसलिए भय होता है कि हर एक आदमी के पीछे एक आदमी पुलिस को खड़ा नहीं किया जा सकता है। तो लोग पुलिस से खौफ खाते हैं, इसलिए अपराध नहीं करते हैं, डरते हैं। तो ये स्थिति पैदा करनी होगी, तभी जाकर कोयलांचल धनबाद में स्थिति सामान्य बन सकती है। अन्यथा लोग इसी तरह से परेशान होंगे, भयभीत होंगे, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होगी। इसको नियंत्रित करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि इन्होंने बताया कि किस प्रकार से
अब पुलिस प्रशासन भी काफ़ी चौकस हो गई है। कई अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और एक एक कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर आने वाले समय में पुलिस प्रशासन की ओर से जो सूचना देने वाले लोग हैं, अगर उनके बारे में गोपनीयता रखी जाए तो सूचना तंत्र अगर स्ट्रांग हो जाता है तो ऐसे मामलों के खुलासे जल्दी होने लगेंगे। और अगर अपराध करने के कुछ ही दिनों के अंदर अपराधी पकड़े जाते हैं तो जो अपराधी हैं आगे से वो डरे रहेंगे, उनके अंदर खौफ रहेगा। और अभी जो हाल फिलहाल जो मामला व्यापारियों को धमकी दी जा रही है, डॉक्टर्स को धमकी दी जा रही है, इन तमाम मामलों पर भी रोक लगने की जरूरत है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन अब पिछले कुछ दिनों से एक्टिव मोड में दिख रही है, क्योंकि लगातार धनबाद की जनता आक्रोशित है, प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाती है, जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर पुलिस चाहे तो फिर उनके क्षेत्र से एक सुई की भी चोरी नहीं हो सकती है। तो अगर इसी मोड में धनबाद की पुलिस आ जाती है तो देश की जो कोयला राजधानी है वापस से अपने कोयले को लेकर चर्चित हो जाएगी पूरे देश में, ना कि अपराध की घटनाओं को लेकर। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।